अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला बातचीत के बजाय एक बार फिर मुआफ़ी तलाफ़ी तक आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदके दिल से माफ़ी मांग लें तो रिहाई हो सकती है, जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी का माफ़ी मांगना नामुमकिन है, लिहाजा मामलात जूं के तूं हैं। ना हुकूमत एक कदम आगे बढ़ती दिखाई देती है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझौता करने पर तैयार है। पीटीआई का मामला एक तरफ रख कर हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी और अस्करी क़यादत को एक पेज पर लाकर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। अफगान शहरियों को मुल्क से निकालने और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तालिबान हुकूमत की सपोर्ट ख़त्म करने के मामलात पर भी बातचीत जारी है। अब जहां हुकूमत एक जानिब दहशतगर्दी और दूसरी जानिब मुआशी बेहतरी के चैलेंजेस से निबर्द आजमा है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए कमर कस चुकी है। पीटीआई अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने और ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने की हिकमत अमली बना रही है, मगर JUI फे को ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनाना जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज साबित होगा, वहीं हुकूमत का अपने इत्तेहादियों को जोड़े रखना भी किसी मुश्किल से कम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहरों के इशू को लेकर एक अरसे से हुकूमत के साथ सींग अड़ाए हुए है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया है कि नहरों के मामले पर ईद के बाद तहरीक चलाएंगे, जबकि MKM पाकिस्तान भी हुकूमत से नाला है और वो भी ईद के बाद किसी सरप्राइज की तैयारी में है। यानी हुकूमत को सियासी और इंतजामी सतह पर कई चैलेंजेस का सामना है जो ईद के बाद हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं। हुकूमत दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंजेस से निपटने में मसरूफ है, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे से मुंह मोड़ चुकी है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है और सभी सियासी जमातों को पॉलिटिकल स्पेस क्यों नहीं मिल रही। इस पर बात करेंगे। आज का पैनल मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद अली बुखारी साहब ने, इनके साथ साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। कौसर काज़मी साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, मुझे बताइएगा राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट के इमरान खान साहब सिद्के दिल से माफ़ी मांग लें तो उनकी रिहाई हो सकती है, तो ये तो वहाँ पर पंजाबी का एक मुहावरा है वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रही यहाँ पर कि उत्थे या खलोती, तो ये तो फिर वही बात हो गई कि आपको सिर्फ एक माफ़ी चाहिए। तो क्या ये इतना आसान है? फरवा देखें, 190 मिलियन पाउंड हो, सानिया नौमे के हवाले से हो या उसके बाद 26 की बात हो, ये एक माफ़ी से हल होने वाले मामलात नहीं है। अदालतों से सज़ा मिली है उनको और अदालतों से मिली सज़ा को ना आप रिलीफ कह सकते हैं ना कुछ और। अलबत्ता हो सकता है अगर आप समझते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो कि नज़र नहीं आ रहा, जितने भी सबूत हैं वो आपके खिलाफ नज़र आते हैं, तो उस हवाले से माफ़ी आपको वहाँ से ही मिलनी है। हाँ, माफी के हवाले से अगर बात हुई हो तो यकीनन बोले ना। देखिए, माफी के हवाले से अगर राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है तो यकीनन उनका मतलब ये होगा कि जिन शोधा की तस्दीक की गई है पाक फौज की इलाक पे जहाँ पे हमला किया गया, अब तो वाजे हो चुका कि कहाँ से हिदायत आती थी। PTI को हिदायत मिलती थी इमरान खान बजरिया अलीमा खान, लेकिन माफी मांग लेने का मतलब इट्सेल्फ काज़मी साहब वो ये है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने ये जुर्म किया है। वो तो मानते ही नहीं है कि उन्होंने ये सब कुछ किया है, वो तो कहते हैं इसका जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, इस पे कमीशन बनेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो आज तक हुआ नहीं है। जला साहिबा, फिर तो माफ़ी वाली बात है, तो फिर तो माफ़ी अगर मांग लेंगे तो फिर हम क्या ये सपोज करें कि फिर माफ़ी मिल भी जाएगी? मैं ये समझती हूँ कि राना सनाउल्लाह ने सिर्फ तड़का लगाया है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत दूसरी है। मुल्क के माशी चैलेंजेस को ज़रा एक पटरी की तरफ लाया गया है, तो उसके साथ साथ जो टेररिज़म है वो बिल्कुल काबू से बाहर है और 8 हमले लाहौर पंजाब में और एक मतलब फ़िक्र का मुकाम है। ठीक है कि वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड जो एक इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी है, नाकाम बनाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे नाकाम नहीं होते, जहाँ पे टेररिस्ट कामयाब हो जाता है क्योंकि वो छुप के वार कर रहा होता है, वहाँ ज़ाहिर है कि जानों का ज़िया है और ये हमारे ही भाई हैं। आग जो है वो KP से निकल कर अब पंजाब और बलूचिस्तान के एक मुख्तलिफ हालात हैं, तो हमें इस वक्त जो है जो कोर्ट के मामलात हैं वो कोर्ट में रहने चाहिए, चलते रहने चाहिए, और जो हमारे दूसरे मामलात हैं उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। ठीक। अली बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली बुखारी साहब, आपसे पहले कौसर काज़मी साहब फरमा रहे थे कि माफ़ी वाला मामला नहीं है
और शैला साहिबा ने फरमाया कि ये सिर्फ एक सियासी तड़के वाली बात हुई है राना सनाउल्लाह साहब ने। वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठना चाहिए कि इतने बड़े लेवल पर पहुँच के जब सियासतदान इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और ऑन टेलीविज़न सिर्फ सियासी तड़के के लिए या मज़े के लिए इस तरह के बना देते हैं, तो फिर मेरा ख्याल से उधर भी पूछताछ होनी चाहिए कि भाई आप इतनी सीरियस जॉब कर रहे हैं तो फिर आप ये सियासी मजाक के लिए ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं। लेकिन आपसे सवाल ये है कि माफ़ी मांगने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर आपने किया है या नहीं किया है उसका फ़ैसला तो अदालतों ने करना है, वो सब चीज़ें तो पेंडिंग है। लेकिन बातचीत के लिए ज़ाहिर है कहीं से आगाज़ करने में झुक जाना पड़े तो फिर झुक जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया फरवा आपका, आपने प्रोग्राम में मुझे याद किया। देखिए फरमा, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। मुल्क का लॉ क्या है? मुल्क का सुप्रीम लॉ जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और हम तो हमेशा सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और उसके साथ जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं थोड़ा सा लेट आया जिस वजह से मैंने आपकी बाकी गेस्ट की बात नहीं सुनी, लेकिन आपने ऑब्वियसली थैंक्स टू यू कि आपने बताया। इशू ये है कि जो अगर आपने जेल के हवाले से बात की तो मुझे ये बता दें कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स हो? क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन ये प्रोवाइड नहीं करता? क्या ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ नहीं है? तीसरी बात ये है, ये तो मैंने एक बड़ी आम फैम अल्फाज में बताया कि कोई भी ऐसी जजमेंट, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, कोई भी ऐसा कानून जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया हो, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया हो, अगर वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट के साथ नहीं है तो मीनिंग बाय वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। सो ऑन द अदर साइड जब मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी मैंने खान साहब से मुलाकात करनी है, तो फॉर व्हाट पर्पस वी आर गोइंग देयर फॉर मुलाकात? हम उनको मिलने जाते हैं, उनका हाल-अहवाल पता करना चाहते हैं, उनसे गाइडलाइन लेते हैं और वापस आके आवाम को बताते हैं कि ये आपके सबसे बड़े लीडर की बात है जो उन तक पहुँचाई गई है और ये उनका व्यू है। सो द थिंग इज़ कि अगर आपका मतलब यह है कि हम जाके बात करें और वापस आके बयान ना करें तो इसके जाने का मकसद क्या है फिर? नंबर वन। नंबर टू चीज़ ये है कि बड़ा एक मैं मज़े का खेस सी बात नज़र आई है, ये जो ऑर्डर मैंने देखा है या सुना है, इनफैक्ट देखा तो नहीं अभी सुना है जो, उसमें बात यह है कि क्या मैं जाता हूँ, मैं लास्ट वेडनेसडे को गया, मैं वापस आता हूँ फरिया आपके पास फरवा, और आके आप मुझसे क्वेश्चन करती हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ और आप आगे से बयान करती हैं कि जी ये मैंने सुना, ये मैंने कहा। किस तरह किस किस को रोका जा सकता है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट हो, जो आपके जेल मैनुअल के खिलाफ हो, जो आपके नेल्सन मंडेला रूल्स 1990 के खिलाफ हो, यार वो कैसे एग्जीक्यूट हो सकते हैं? और मुझे बड़ी हैरत ज़दा बात है कि मैं ये जो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो ये है कि ठीक है आपके बानी हैं, आपने जाकर उनसे मुशावरत करनी है, बट कुछ चीज़ों में कॉमन सेंस ये कहती है, मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मुझे किसी ऐसी कमेटी में बुलाया जा रहा है कि जहाँ पे मुल्क के जलने के बारे में बात की जा रही है कि भाई बहुत हो गया, दहशतगर्दी बढ़ गई, आए बैठे बात करें, तो वहाँ पर अगर मैं ये कह दूँ कि नहीं भाई पहले मेरी बानी से मुलाकात करवाएंगे फिर मैं जाके बात करूँगी, मुझे तो बहैसियत पाकिस्तानी पहले पहुँचना चाहिए, उनको ब्रीफ उनकी सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनके पास क्या आइडिया है इसको ओवरकम करने का, क्योंकि जिस सूबे पर मैं मौजूद हूँ वहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही। तो आप लोग अक्सर, आई एम सॉरी, लेकिन यू गाइज लैक दैट कॉमन सेंस व्हेन इट कम्स टू मेजर इश्यूज, और फिर आप बाहर जाके कहते हैं मुलाकात नहीं कराई, ये नहीं किया, और फिर उस पर सियासत होती है। तो कुछ चीज़ें तो आप लोगों को भी देखनी है ना। देखिए फरवा, सियासतदानों ने तो सियासत ही करनी है ना, पॉलिटिकल लोगों ने पॉलिटिकल गुफ्तगू करनी है ना, पॉलिटिकल लोगों तो ने। आप ये नहीं मान रहे हैं कि हम सिक्योरिटी के मसले पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जब पॉलिटिकली गुफ्तगू करेंगे, नहीं, देखिए आपका क्वेश्चन है ना, मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ इसको प्रॉपर्ली। देखें, सिक्योरिटी का मसला अगर बिल्कुल सीरियस है, प्रायोरिटी पाकिस्तान है, प्रायोरिटी पाकिस्तानी है, उसके लिए सबसे बड़े पाकिस्तान के लीडर जो चारों सूबों में, GB में और कश्मीर में जिसकी एग्जिस्टेंस है, उससे बात करनी भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मेरे सर पे इमरान खान साहब का हाथ है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन अगर नहीं हूँ तो पार्टी का वर्कर हूँ, तो ये मेरी आइडेंटिटी है आपके पास। सिमिलरली अगर मैं आप और अपने दोस्त बैठे हैं, इनके सामने एक क्वेश्चन पुट कर देता हूँ, बी का पाकिस्तानी, कि यार वेयर वाज नवाज शरीफ इन दैट सिक्योरिटी, जो लास्ट वॉर्स के अंदर 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो MNA है, मौजूद है, और वो लाहौर की सकाफत ठीक कर रहे हैं, जाके पुराने बाजार ठीक कर रहे हैं, उनका होना जरूरी नहीं था। वेयर वाज द इंटीरियर मिनिस्टर एट दैट टाइम, जिन्होंने कहा था कि ये एक SHO का काम है, उसके साथ CM के साथ। आप मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं, नाम ले लें। मेरे पे ज्यादा ऑब्लिगेशन है? यस, हम अपनी ऑब्लिगेशन उठाते हैं,
हाँ, हम अपनी ऑब्लिगेशन उठाएंगे, हम वजन उठाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि यही तो मसला है बुखारी साहब, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं आपसे सवाल आपकी पार्टी पॉलिसी पे कर रही हूँ। बुखारी साहब, मैं आपसे सवाल आपकी पार्टी पॉलिसी पे कर रही हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि इनके जो कायदे हैं वो क्यों नहीं आए, या मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं आए। यहाँ से ही तो प्रॉब्लम शुरू थी। चले, मैं इसको चाहती हूँ कि कौसर काज़मी साहब भी ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन जब बात आ रही है खैबर पख्तूनख्वा की तो भाई वो हमसे अलग नहीं है ना। उस सूबे को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है ना। कौसर काज़मी साहब, अब ये जो सिचुएशन चल रही है, एक मिनट सिर्फ दीजिएगा बुखारी साहब, एक मिनट दीजिएगा बुखारी साहब। कौसर काज़मी साहब, सिचुएशन जो चल रही है इसमें महसूस ये हो रहा है कि गवर्नमेंट के लिए इंतहाई कॉम्प्लिकेट हो गया है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को नीचे लाना और उन्हें एक लंबे अरसे तक जेल में रखना, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आपने देखा कि उनका एक्यूटल भी हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट का किसी प्रेशर में इशू ये है कि अभी अली ने मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात की, तो माजी के अगर आप हवाले भी दें साथ, तो इमरान खान कौमी सलामती के हवाले से कोई भी इस तरह का इवेंट होता है उसमें इमरान खान कभी नजर नहीं आए। ये पहली दफा इस तरह नहीं हुआ। अब मियां नवाज शरीफ वहां पर क्यों नहीं थे? सबसे पहली बात यह है कि मियां नवाज शरीफ की इजाजत के साथ ये कौमी सलामती का इजलास होता है, मियां नवाज शरीफ के हुक्म से होता है। अब अगर मियां नवाज शरीफ वहां पे बैठे हैं और वजीर आजम पाकिस्तान बैठे हुए हैं, तो वो इख्तियार जो देना चाह रहे हैं मियां नवाज शरीफ वजीर आजम को बतौर पार्टी सदर भी वो मुमकिन नहीं था। वहां पे जब वो बैठते तो वो फिर मियां शहबाज शरीफ की कुर्सी पे बैठते। आप उनके इख्तियारात में उनके जो कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने हर हाल में उनको वो दिया और मियां नवाज शरीफ की इजाजत से हर काम वहां पे होता है। हाँ, हमने माजी में जरूर देखा जब धरने में वजीर आजम को गिरबान से पकड़ के घसीटने की बातें हो रही थी, गाली गलौच हो रही थी, ओए फलां इस तरह का एक लहजा था इमरान खान का, तो मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त भी उनको अपने साथ टेबल पे बिठाया था। तो आप जरा माजी की कहानियों को टटोलें तो आपको ये सारी चीजें वहां पे नजर आएंगी। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात इन्होंने की कि SHO की मार है। मेरी जो इतलात हैं जाती तौर पर, जो उनके दोस्तों से, उनके अहबाब से भी पता चला कि उनकी तबीयत नासाज थी और इस इजलास से 1, 2 या 3 दिन पहले वो बगर्ज इलाज पाकिस्तान से बाहर थे। लेकिन जिस दिन ये इजलास हुआ था कौसर काज़मी साहब, मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ, वो दुबई से आ चुके थे। अलबत्ता वो थोड़े लेट हो गए थे, वो लैंड लाहौर किए थे और फिर वो बाकी मामलात जो अपने देख रहे हैं उधर चले गए थे, वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं गए। हाँ, वो थोड़े लेट हो गए थे ना। लेट हो सकता है, लेकिन वो बगैर इलाज 2-3 दिन पहले से पाकिस्तान से बाहर थे, तो उनको ये कह दें। अब वहां पे बात क्या होती है? अब वहां पे आपको नुमाइंदगी चाहिए थी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की। आपको तमाम वो लोग नजर आए जो हुकूमत से कई मामलात में इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन जब बात होती है कौमी सलामती की तो तमाम तरह इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मुल्क के लिए वो लोग वहां पे बैठे नजर आते हैं। नहीं बैठे नजर आते तो तहरीक इंसाफ के लोग जो पहले लिस्ट दे के 12-14 लोगों का नाम देते हैं, फिर बात इमरान खान सब तक जाती है और वो उनको रोक देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी सियासत जो है वो आपके लिए हर हाल में मुकद्दम है। चलिए, मुझे छोटा सा सवाल का जवाब दे दे जो मैंने शुरू में पूछा था कि कोई प्रेशर तो नहीं है हुकूमत पे? मैं शला साहिबा की तरफ जाती हूँ। किस किस्म का प्रेशर हो सकता है? मैंने पहले भी आपको कहा, शायद आपको आवाज नहीं आ रही थी सही तरीके से। देखें, ये जो उनको केसेस में सजा हुई है इमरान खान को, ये अदालतों से हुई है और साबितशुदा सजा है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो हुकूमत क्यों प्रेशर में आए? हाँ, बेगुनाह साबित करने के उनको खुद को बड़े मौके दिए गए, नहीं कर सके वो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत कोई प्रेशर में है नहीं। 190 बिलियन और साथ NCA की वो सबका चीजें। ठीक बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं है। शला साहिबा का दावा करते हैं। हाँ शला साहिबा, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो इत्तेहादी है गवर्नमेंट के वो भी नाराज़ है, जिनमें आप भी मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जो सदर हैं निसार खोड़ो साहब और जो दीगर है, उन्होंने नहरों के मामले पर 25 तारीख यानी इस महीने की 25 मार्च को हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी किया है और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। अब ये एक तो नहरों वाला मसला हो गया, आप लोगों को हुकूमत से गाहे बगाहे शिकायतें दूसरी भी होती हैं। फिर MQM भी जाहिर है कि हुकूमत से खफा है, उन्होंने भी अपनी कमेटी का इजलास बुलाया है। ऐसा लग रहा है कि सब एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मैं आगे चल के और भी इसमें कोट करूँगी, लेकिन ये जो आपका नहरों का बिलखुसूस इशू है, इस पर कोई सेटलमेंट क्यों नहीं हो सकी? वज़ीर आज़म की तो बातचीत भी हुई, यकीन दहानी भी कराई गई उनकी तरफ से। अच्छा, ये एक बात है कि सिंध में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे उनकी रिप्रेजेंटेशन
पार्लियामेंट में है या नहीं है, लेकिन नहरों के मसाइल पर सब एक पेज पर हैं। पहली बात तो ये है। और हम तो बहुत पुरुम्मीद हैं, क्योंकि जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था उसके बाद रेजिडेंट जो हैं चोलिस्तान के, वो लाहौर हाई कोर्ट में भी अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि हमें प्रेशराइज करके ये जगह हमसे खाली कराई जा रही है। और जाहिर है जो रेजिडेंट होते हैं ओरिजिनल वही ज़मीन के मालिक होते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से पूछा तो हुकूमत ने भी कहा कि नहीं, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, इस मामले को देखेंगे। ये इसके बाद का वाक़या है जो मरियम साहिबा और चीफ साहब जो थे वो गए थे इनॉग्रेशन के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ सिंध का ही मसला नहीं है, सेंट्रल पंजाब के भी छोटे काश्तकार जो हैं उनके लिए बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि पहले ही जो सेंट्रल पंजाब की एग्रीकल्चर लैंड है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेंज करते जा रहे हैं ये लोग, और इनको कोई वही नहीं है। इसी तरह पिंडी में थोड़ी बहुत गंदम होती थी, लेकिन वहाँ पे भी इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गई हैं कि लोग सिर्फ इतनी उगाते हैं कि उनकी फैमिली को हो जाए, और सारी कंक्रीट इन्होंने जंगल बना दिया है। पंजाब में कुछ इसका ख्याल नहीं हो रहा। अब बड़े जो है वो तो उधर जाके ज़मीन ले लेंगे, छोटा तो बर्बाद हो जाएगा। और दुनिया में कहाँ ये होता है कि आप एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको तो आप कंक्रीट कर दें और उसका पानी जो ऑटोमेटिकली उस साइड होता है उसके बजाय, उससे फ़ायदा उठाने के बजाय आप एक दूर दराज पानी ले जाएं, तो ये एक बहुत परेशान कुन बात है। हमने अपना मसला देही सिंध में थर में छोटे डैम घुरानों और मुख्तलिफ बना के हल किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ज़िंदगी है और चारा भी उगता है और माशाल्लाह। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये पंजाब का भी मसला है, अगर अंडरस्टैंड करें, सेंट्रल पंजाब का भी, सदर्न पंजाब का भी, और सिंध का तो है ही। और सबसे बड़ा मसला ये कराची और ठट्टा बदीन वालों का है। बदीन की पहले ही ज़मीन जो है एरोजन की वजह से बर्बाद हो गई है। तो अजीब अजीब से फ़िलासफ़ी ले आते हैं कि पानी समंदर में बुर्द कर दिया, मीठे पानी दरिया को उधर चला गया। भाई वो ज़रूरी है, वरना डेल्टा कैसे बनेगा, ज़मीन कैसे आबाद होगी। तो बहरहाल ये तो एक अलग बात है, इस पर तो कोई सिंध में दो राय नहीं है। और यकीनन हमें भी जो है ट्रस्ट डेफिसिट है, हम तो आएंगे बाहर। ठीक। दूसरी बात जो है आप इसने की, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की जो असेंबली में मौजूद है एक सिक्योरिटी कमेटी है, और उसका मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो थे उस सिक्योरिटी कमेटी के मौजूद थे। और क्योंकि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक बुलाई गई थी कि इन कैमरा इस पे बात भी होगी, इतना बड़ा एक मसला, मतलब छोटे छोटे वाकयात होते 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 एक बात हो गई। इसमें कोई नई चीज़ ऐलान नहीं की जानी थी, जस्ट एक मैसेज देना था। क्योंकि जब ये ट्रेन वाला वाकया हुआ तो हमारा पड़ोसी मुल्क किस तरह से उछल रहा था, तो उसको एक मैसेज देना था पूरी कौम को कि हुकूमत सिर्फ मजम्मत नहीं करती है, हुकूमत इलाज भी करती है, हुकूमत प्रोटेक्शन भी देती है। तो ये एक बुलाया गया था जिसमें अगर आप देखें तो किसी नए ऑपरेशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बहुत सी कमेटीज के बहुत सारे एग्जैक्टली हमने पुराने नेशनल एक्शन प्लान को ही वापस करने के लिए इस पे बात की है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरी मजबूरी है, मैं ब्रेक लेती हूँ। काज़मी साहब आई एम श्योर कि वो आपकी इस बात का जवाब देंगे क्योंकि पंजाब से रिलेटेड है। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आई एम श्योर काज़मी साहब आप जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन मैं आपको एक और सवाल साथ में करूँगी। उससे पहले मैं अली बुखारी साहब की तरफ आती हूँ। अली बुखारी साहब, आप लोग ईद के बाद सड़कों पे निकल रहे हैं, अलायंस बना रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा ये अलायंस, ज़रा अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल जी, अलायंस हमारा जो ग्रैंड अलायंस है अपोजिशन का वो ऑन द वे है और उससे मुलाकातें भी हो रही हैं हमारे लिए टॉप लीडरशिप के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मौलाना साहब जो हैं वो रमज़ान के पहले अशरे में नहीं थे पाकिस्तान में, अब वापस आ चुके हैं, उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं। इसके अलावा हमारे GDA से लेके जितने हमारे अपोजिशन अलायंसेस हैं उन सब के साथ हमारी बातचीत हो रही है और होपफुली इंशाल्लाह आफ्टर ईद अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और एक एजेंडे पे सारे के सारे मुतफिक है कि ये जो फॉर्म्स 47 की और नाजायज़ हुकूमत है इसके अगेंस्ट सारे के सारे ईद में बहुत कम दिन रह गए, किसी को कोई मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो मैंडेट है वो बनाया गया है, तो उनकी तो बातों से लग रहा है कि वो तो आप लोगों का हिस्सा ही नहीं है। वो तो जिसको आप ग्रैंड अलायंस कह रहे हैं, उस ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजल रहमान साहब अगर उनको कोई देखें, ये तो अभी डिसीजन नहीं हुआ कि वो नहीं है। उन्होंने तो किसी जगह भी ये नहीं कहा कि हम शामिल नहीं हो रहे या हम इसका हिस्सा नहीं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी अलग से तहरीक चलाने का सोचेंगे ईद के बाद। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम PTA के साथ जाएंगे। देखें अभी हमारा अभी तो हमारी देखें ये तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको याद हो जब हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी एक ग्रैंड अलायंस बना था तो उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी निकल गई थी, लेकिन वो अलायंस का हिस्सा थी।
तो ये तो हमने अभी टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर ली है ना, इसको हम लेकर चलेंगे आगे, कंडीशंस तय होनी है, आगे लेकर चलना है। यानी आप इंस्पायर्ड हैं पीडीएम से कि पीडीएम में जो हुआ था वैसे हम भी मौलाना फजल रहमान को साथ चला सकते हैं। अच्छा कौसर काज़मी साहब, आप क्या तैयारी करके बैठे हैं? बिल्कुल इंस्पायर नहीं है जी, ना ही हम इस पे इंस्पायर हैं, ना ही कभी हमने इसकी इंस्पायरेशन रखी है। मैंने आपको एक एग्जांपल कोट की और मैं आपको एग्जांपल और कोट कर दूं, क्योंकि मेरी बात लास्ट टाइम अभी जो इससे पहले जो थी वो आपने पूरी नहीं होने दी, क्योंकि पार्टी लीडरशिप्स के बगैर ना फरवा हमेशा काम जो है वो मुश्किल होते हैं और इतने इजी नहीं होते हैं। ठीक है काज़मी साहब, क्या तैयारी कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब तो भाई ना यहाँ जा रहे हैं ना वहाँ जा रहे हैं, वो हैं कहाँ, समझ ही नहीं आ रहे। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा क्लियर कट एक स्टेटमेंट उनकी सामने आई है। उन्होंने कहा कि बेशक कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं PMLN से हमारे, लेकिन मियां नवाज शरीफ से मेरे बड़े दरीना और बड़े आला किस्म के ताल्लुकात हैं। ये तो मैं बारहा कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ। ये जितनी मर्जी है कोशिश कर लें, अगर इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा मान लिया, जो कि वो हमेशा कहते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ, KP के अंदर 30 से 40 MNAs फॉर्म 47 की पैदावार हैं, फिर तो इनका तमाम तर झूठा बयानिया दफन हो जाएगा और इससे मौलाना पीछे नहीं हटेंगे। पहले वो इनको मनाएंगे, हाँ भाई माने कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया KP के अंदर, तो ये अलायंस बनता हुआ डे 1 से नजर नहीं आ रहा। जो काज़मी साहब के अगर ये मान जाते हैं, हम एक हाइपोथेसिस रख रही हूँ आपके सामने, मान जाते हैं और कहते हैं जी हम हल्के खोल देते हैं जो जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जब सारे मुल्क के खुलेंगे तो हम भी खोल लेंगे। नहीं वो तो कह दिया, लेकिन हम एक वैसे ही कयास कर रहे हैं कि अगर PTI उनको मनाने के लिए इस हद तक चली जाए। देखिए ना, आप कह रही हैं क्यों? उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, वो कभी भी नहीं जाएंगे। उनके अपने अंदर से आवाज आ गई कि 20 सीटें जो है वो फॉर्म 47 की है। ठीक काज़मी साहब, फरवा ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि एक जमात है, बाकी जमातें जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके जब भी जो भी इख्तलाफात हों इदारों के साथ, वो इस हद तक नहीं गए जिस हद तक PTI गई है। यानी PTI खुश होती है जब हम IMF के साथ हमारे मसाइल हों, PTI खुश होती है जब हम पे कुछ सफरी पाबंदियां लगने का खतरा हो, PTI खुश होती है जब दहशतगर्दी की वारदात में पाक फौज को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जाती है, खासकर इंडियन मीडिया के अंदर। तो ये तमाम जमातों के सामने इनका चेहरा जो है वो अयां हो चुका है, कोई इनके साथ नहीं बैठने वाला। अब आ जाए शैला आपा, मेरी बड़ी बहन है, इन्होंने एतराज उठाया, मैं इनको मेरी मजाल नहीं कि मैं उस पर कोई बात करूं, लेकिन इतना जरूर है कि जो हमारी मैडम CM है, वो जो हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से आपा का एतराज है ना, उस पर बड़ी सख्ती कर दी है उन्होंने। शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका है, चाहे वो रावी किनारे या फिर जो जनूबी पंजाब है या गिरदोनवा के जितने एरियाज हैं, क्लाइमेट चेंज को लेके, स्मोक को लेके जितने भी मसाइल थे पंजाब में, अब मैडम CM बड़ी संजीदगी के साथ उन पे अमल पैरे हैं। जो पिछले अदवार में हमने देखा था कि NOC मिल जाती थी किसी भी शख्स को, हाउसिंग सोसाइटी नहीं देखा जाता था कि ये जरी अराजी है, अब इस तरह पंजाब में नहीं होने जा रहा। हम बारहा कह चुके हैं ट्रस्ट डेफिसिट है, मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को, लेकिन वो दूर हो जाएगा। हमने सिंध चले, यानी आप गारंटी दे रहे हैं शैला साहिबा को और उनकी जमात को जो ट्रस्ट नहरें नहीं निकाल रहे नहीं निकाल रहे, आप नहरें नहीं निकाल रहे, आप लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अमल कर रहे हैं कि टू सेटिस्फाई द रेजिडेंट ऑफ द चोलिस्तान। हम ये कह रहे हैं कि हमने पहले दिन से ये कहा है कि जो नहरी पानी कह रहे हैं कि हम सिंध का खुदा न खास्ता चोरी कर रहे हैं या उनके हक पे डाका डाल रहे हैं, ऐसा कोई अमल देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोअर राइपेरियन है, यूनिवर्सल जो है वो लॉ है कि पानी पे हक ही लोअर राइपेरियन का है। आपका हिस्सा जितना भी हो आप उसको काट नहीं सकते क्योंकि आपने देना है। और देखिए जो आप कहते हैं कि हम सतलज से ले रहे हैं, तो सतलज में दरियाए ब्यास गिरता था, वो कब का सूख चुका है। और जेहलुम से आप ऑलरेडी रहते हैं, जेहलुम और रावी चनाब में मिलते हैं, फिर सतलज आके जो है वो पंजनत पे दरियाए सिंध में गिरता है, फिर पंजनत पे ये सारे मिलते हैं, फिर 21 किलोमीटर के बाद कोट मिठन पे दरियाए सिंध में जाता है। तो जहाँ पे वो सब मिलते हैं आप उससे उस वक्त आप पानी काट रहे हो, और जहाँ पे वो जाकर वो सब में बटेगा आप कह रहे हो अपने हिस्से से दे रहे हो, तो ये बड़ा गलत है। मैं ये समझती हूँ, देखिए मैं पंजाब ही की बात कर रही हूँ। आप ऑलरेडी जेहलुम से भी लेते हैं और फिर जब दरियाए सिंध में हिस्सा बन जाता है उससे भी लेते हैं। तो आप जब कह रहे हो कि सतलज लेंगे तो सतलज में तो ब्यास सूख चुका है,
जो गिरता था। तो बराए मेहरबानी आपके सूबों को एतमाद में लेना होगा, आपको ऐसी बात नहीं करनी होगी। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैं दूर बैठी हूँ, डिले है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। गुस्सा कोई भी नहीं कर रहा, ना कौसर काज़मी साहब कर रहे हैं, ना बुखारी साहब कर रहे हैं, ना शैला साहिबा कर रही है। ये कहूँ कि वजीर आजम साहब भी नहीं चाहते ये बात। चले, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है काज़मी साहब, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मेरी मजबूरी है, भी बहुत जरूरी है, एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्त जो है वो बहुत लिमिटेड है, तो बुखारी साहब मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग इसको मैनेज करेंगे, कि आप सड़कों पे आएंगे ईद के बाद क्योंकि कम दिन रह गए हैं, या फिर आप अपने अलायंस को बना के कोई बातचीत का भी दरवाज़ा खोलेंगे? देखो फरमा, बात यह है कि ऑब्वियसली अलायंस से बात होती है, अलायंस से बात होने के बाद सबको ऑन बोर्ड दिया जाता है और जो सबका डिसीजन होता है वही एग्जीक्यूट किया जाता है। यही पॉलिटिकल नॉर्म्स है और इसी को हम लेकर चलेंगे। और पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई ऑर्डर लेकर आ जाए या चाहे कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर कर दे या किसी भी किस्म का और कोई हैमर कर दे। इवन एंड अदरवाइज आपने देख लिया कि हुकूमत ये जो बैठी हुई है फॉर्म 47 की पैदावार, इसने सारे जोर लगा लिए, बट इवन एंड अदरवाइज ये ख़त्म नहीं कर सके। और आज अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये आया इनको कि ये ना इमरान खान साहब की मकबूलियत ख़त्म कर सके, ये ना उनकी पब्लिक लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत ख़त्म कर सके। और इनकी पोजीशन ये है, मैं चैलेंज करता हूँ आपके प्रोग्राम में ये निकलें, पब्लिकली जाएं ज़रा और जाके लोगों को फेस करें विदाउट सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको लग पता जाए कि ये किस जगह रह रहे हैं, उनके बारे में लोगों के क्या ख्याल आता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि इनका तो वतीरा ही हो रहा है। आप मुझे ये बता दें खाली कि शैला आप अभी बैठी हुई हैं कि क्या CCI की आज तक मीटिंग बुलाई है इन्होंने? आज तक CCI की मीटिंग 1.25 साल गुजर गया है, प्राइम मिनिस्टर ने CCI की मीटिंग नहीं बनाई, तो ये नहरों का मसला क्या हल करेगा? इन्होंने जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की। इन्होंने सिंध के पास श्याम का, तो हमारा तो सिंध का एक पूरे का पूरा एक हमारा जो सदर है सिंध का अली बादल शेख, वो खड़ा हुआ और हम तो उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि CCI की मीटिंग तक तो आप बुला नहीं सके कौसर काज़मी साहब। विदाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है, ये बात तो आई टोटली अग्री विद इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। चलें शैला साहिबा, कौसर काज़मी साहब पहले शैला साहिबा जवाब दे दें। जी जी दे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कितनी दफ़ा CCI बुलाई, उन्होंने भी NFC नहीं किया, इन्होंने भी NFC नहीं किया था, ये भी नहीं CCI बुलाते, आप भी नहीं बुलाते थे। लेकिन आप अलायंस तो अभी है ना, हुकूमत को सपोर्ट तो शैला साहिबा भी कर रहे हैं ना। देखिए मेरी बात करने दे यार, मैं दूर बैठी हुई हूँ। ठीक है बुखारी साहब, मेरे से तो सब दूर बैठे हुए हैं। बुखारी साहब एक सेकंड से। हाँ, जी मैं ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पूरे सूबे मुतासिर हो रहे हो, आप कंसेंसस डेवलप करते हैं। नहीं बिल्कुल रोकिए। आपने हमारे यहाँ जो हमारे आइलैंड्स थे उनको हमने बाकायदा उसकी आईनी इजाजत दी और आपने उसके भी कॉन्ट्रैक्ट को सबुटैच किया था, जिसपे हमने आपको रिएक्शन दिया था। ऐसी बात नहीं है। आपके जमाने में हमें सिर्फ 5 मंसूबे मिले और हम नून लीग से लड़ रहे थे। हम नून लीग से लड़ रहे थे। नहीं, बंडल आइलैंड का जो नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। हमने बंडल आइलैंड आपको दिया था, उसमें आप आइन के मुताबिक नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। बंडल आइलैंड पे बुखारी साहब एक सेकंड दे देना, सेल करने की कोशिश की। आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं, मुझे ज्यादा पता है, मैं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। चले शैला साहिबा, मेरा लास्ट मिनट चल रहे हैं। शैला साहिबा लास्ट मिनट चल रहे हैं। बुखारी साहब भी आप लोग को हमने करने नहीं दिया। चलें ठीक है, वी गॉट, आप दोनों की बात ऑन रिकॉर्ड एंड लाइव चली गई है, सुन ली है। बुखारी साहब जस्ट गिव मी अ सेकंड। काज़मी साहब नहीं, बुखारी साहब की मालूमात हमेशा एक सेकंड अधूरी होती है। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। काज़मी साहब प्लीज आप खामोश मत बैठे। सारा जो लेटर था आप परमिशन दी थी। ठीक है शैला आपा जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलें काज़मी साहब। अच्छा बात ये है, अभी अली मेरे भाई ने कहा एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाए, कुछ हो जाए, हमारा पुरअमन एहतजाज कोई नहीं रोक सकता। भाई एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो आपको रिहाई के तो चाहिए कि इमरान खान को किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत छोड़ दिया जाए। अदालतों के बगैर तो यही होता है ना। आप लोग माफी की क्यों ऑप्शन दे रहे हैं? आप हर बार माफी की ऑप्शन क्यों दे रहे हैं काज़मी साहब? मैं आपको इस तरफ आ रहा हूँ फरवा, अब इन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की है, मुझे जवाब तो लेने देना ना। तो ये पुरअमन एहतजाज के हवाले से जो अली भाई मेरा बात कर रहे हैं, कभी नहीं हुआ ना। कब पुरअमन एहतजाज किया PTI ने? हमेशा तशद्दुद उनके एहतजाज का हिस्सा होता है।
अब ये आप भी मान लें, अली जो है वो मैं पिंडी में बताऊं। बैठे हुए हैं, मैं जब भी फरवा से address करूंगा केपी से जो मामला आता होता है तो क्या Just होता give me है? a second. अच्छा जी जी आप बोल नहीं, काज़मी साहब, please continue. नहीं, मैं तो इस्लामाबाद में बैठा अब- यार, अब- सारा पर्चे भुगत के बैठा हूँ अभी तक। अच्छा काज़मी ऐसी साहब, बात नहीं है। और कोई नई बात फिर नहीं, आपके रियासत- ज़माने में काज़मी साहब भुगत रहे थे। मतलब एनएफसी के हवाले से बात हो रही थी भाई, वो जो 600 अरब दिया गया केपी को, वो किस मद में दिया गया? वो सीटीडी के हवाले से आपने एक भाई, टका CCI तो खर्च बताओ नहीं ना, किया। पहले चले CCI का इजाफा सूबों का अभी तक पैसे बताया। है, चले आप हमें कोई सांस लेने का मौका तो देना अली भाई। हमें जब से आप आए हैं, आप जो एक सजा याफ्ता बंदा है, आपको उसके हमने सिवा तो नहीं कहा ना पाकिस्तान कि नजर नवाज नहीं शरीफ ना आता। बैठे मीटिंग आप में। हमेशा ये कहते हमने तो नहीं कहा नवाज शरीफ आप शहबाज शरीफ साहब ये बाहर चले जाएं। एक मिनट बुखारी साहब। ऐसे तो ना करें शाह साहब। ठीक ठीक काज़मी साहब, बुखारी साहब हमने आज तक ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपके तो पंजाब में बंदा नहीं निकलता ना। शहबाज शरीफ लाहौर की सड़कों चले मेरा ख्याल से ये जो काज़मी साहब ने बात कर दी है, दैट्स वेरी हैवी। थैंक सो मच कौसर काज़मी साहब, सैयद अली बुखारी साहब, शरा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बात ये थी कि एक शख्स के होने से या ना होने से पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को पहले रखना चाहिए। और सिचुएशन ये पाकिस्तान में गैर सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है। अब सियासी जमातों के लिए पैगाम ये है कि आप सिर्फ ये देख लें कि इसका फ़ायदा किसे हो रहा है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।